आज हम लोग पढ़ेंगे कल हम लोग पढ़ चुके हैं जय प्रकरण के बारे में। जय प्रकरण हम लोग जाने हैं कल, यानी कि आपका जाके प्रथम यानी कि जो लेसन था। आज हम लोग उसके दूसरा टॉपिक के बारे में जानेंगे, शोषण के बारे में। ठीक है, तो शोषण के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो शोषण में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं शोषण जो इसमें दो प्रक्रिया होगा, एक आपका होगा शोषण अंग और दूसरा आपका क्या होगा, शोषण प्रक्रिया होगा। तो शोषण अंग किसे कहते हैं, तो शोषण अंग हम लोग समझेंगे कि वातावरण से जो हम लोग गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो वातावरण जितना सजीव पदार्थ है वो गैसों को जो आदान प्रदान करेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शोषण अंग। जैसे मैं पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधा क्या होता है कि पेड़ पौधा दिन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है लेते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो भी वातावरण से ही ले रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग जानेंगे कि यानी कि वातावरण से जो यानी सजीव पदार्थ गैसों का आदान प्रदान करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शोषण अंग कहते हैं। समझ में आ गया आपको। अब हम लोग बात करेंगे तो शोषण अंग जो है आपका दो प्रकार का होगा। एक आपका होगा पौधों में होता है, दूसरा क्या होता है, जंतु। जैसे हम लोग जानते हैं जंतुओं में होता है, तो जंतुओं में हम लोग भी आ जाएंगे उसमें। और पौधों में क्या होगा, तो पौधों में हम लोग देखेंगे, पौधों में जो यानी शोषण अंग होते हैं, तो उसमें यानी कि जो होता है रंध्र होता है। क्या होता है, तो रंध्र कहते किसको, तो हम लोग समझते हैं। तो रंध्र आप लोग पत्ता देखते हो, पत्ता में छोटा छोटा छिद्र होता है ना। तो छोटे पत्तों में छोटे छोटे छिद्र को हम लोग क्या बोलेंगे, रंध्र कहेंगे। पत्तियों में क्या होगा, यानी कि रंध्र कहाँ पे पाया जाएगा, पत्तियों में। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रंध्र बोलते हैं। अब आगे बात की वात रंध्र किसको बोलते हैं, तो तना और जड़ में जो छोटा छोटा छिद्र होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वात रंध्र बोलेंगे। समझ में आ गया आपको। तो हम लोग रंध्र के बारे में जान चुके हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र को क्या बोलेंगे, रंध्र बोलेंगे। और वात रंध्र किसको बोलेंगे, जो पुराने तना एवं जड़ों में छोटा छोटा जो छिद्र होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि वात रंध्र। तनों में यानी कि जड़ों में, या पुराने तनों में या पुराने जड़ों में देखिएगा आपका, यानी कि तना और जड़ में देखिएगा उसमें छोटा छोटा छिद्र होगा, है ना। कहीं कहीं पेड़ पौधा देखिए उठ गया होगा, वहाँ बैठते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वात रंध्र। हम लोग समझ गए। हम लोग क्या क्या जाने हैं, तो शोषण में क्या जाने हैं, शोषण अंग। शोषण अंग किसे कहते हैं, तो शोषण हम क्या करते हैं, वातावरण से जो गैसों का आदान प्रदान हम लोग करते हैं, जितने भी सजीव पदार्थ है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शोषण अंग। शोषण अंग कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है पौधों में होता है, दूसरा क्या होता है, जंतुओं में। तो पौधों में जो होता है वो क्या होता है, रंध्र। शोषण क्या होता है, रंध्र। कैसे, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। और वात रंध्र किसको बोलते हैं, जो तना और जड़ में छोटा छोटा छिद्र होगा उसी को क्या बोलते हैं, वात रंध्र। हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग जंतुओं में। तो जंतुओं में देखते हैं, जंतुओं में दो प्रकार का चीज होता है, एक होता है एक कोशिकीय, दूसरा क्या होता है, बहुकोशिकीय। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो एक कोशिकीय बहुकोशिकीय से पहले हम लोग जानेंगे कोशिका। कोशिका यानी कि किसे कहते हैं, तो कोशिका आपको पता है कि यानी कोशिका किसे कहते हैं, बहुत सारे यानी कि शरीर में जो है क्रियात्मक और यानी कि संरचनात्मक इकाई। जैसे कई बार सुनते होंगे कि ये जो है पापा की तरह दिखता है या मम्मी की तरह दिखता है, इस तरह होता है ना। तो क्रियात्मक संरचनात्मक मतलब क्या होगा कि संरचना उसी के हिसाब से है। तो क्रियात्मक संरचनात्मक जो होता है उसी के यानी मेल खाना, ठीक ना, उसी को क्या बोलते हैं, कोशिका। तो कोशिका स्वाभाविक सवाल है, कोशिका का खोज कब हुआ था, 1665 ईस्वी में। और कौन किया था इसका खोज, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। समझ में आ गया आपको। तो कोशिका का खोज कौन किया, रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने किया। कब किया, 1665 ईस्वी। तो चलिए हम आगे आते हैं। उसी प्रकार से कोशिका में कोशिका का सिद्धांत भी आता है, ठीक ना। तो कोशिका का सिद्धांत अगर बात करें तो कोशिका का सिद्धांत का खोज किया है स्लाइडेन और यानी कि स्वान ने। कब किया है, 1839 ईस्वी में। समझ में आ गया आपको। तो कोशिका हम लोग क्या क्या जानेंगे, कोशिका का खोज कब हुआ है, 1665 ईस्वी में। कौन किया है, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। कोशिका का जो सिद्धांत कब कौन दिया है, स्लाइडेन और स्वान ने। कब दिया, 1839 ईस्वी में। तो हम लोग वहाँ पे जान गए। एक कोशिकीय आप समझ गए। आगे जंतुओं में क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है एक कोशिकीय, दूसरा क्या होता है, एक कोशिकीय का मतलब क्या होगा, जिसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, एक होती है। कोशिकाओं की संख्या इसमें कितना होगा, एक होगा। जिस यानी कि जिसमें जिस जीव या जंतुओं में कोशिकाओं की संख्या एक होगा उसको क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय। समझ में आ गया। तो कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा, मतलब ये सांस जो लेगा वो कोशिका झिल्ली से क्या होगा, विसरण के द्वारा ही सांस लिया जाएगा। कोशिका झिल्ली समझते हैं आप लोग। कोशिका झिल्ली का एक अर्ध परागम्य झिल्ली है, लोग जानते होंगे आप लोग। कुछ अर्ध परागम्य झिल्ली है जो यानी कि सांस लेने में मदद करती है। किसके साथ सांस लिया जाता है, विसरण के द्वारा। समझ में आ गया आपको। तो आप क्वेश्चन आ गया, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दीजिए। तो अमीबा और पैरामीशियम जो एक कोशिकीय जीव है। तो क्वेश्चन क्या होता है, अमीबा किस प्रकार का जीव है, तो क्या है, एक कोशिकीय जीव है। और पैरामीशियम भी पूछेगा क्या होगा, एक कोशिकीय। समझ आ गया। कोशिका झिल्ली क्या, अर्ध परागम्य झिल्ली है। समझ आ गया आपको। तो हम लोग यहाँ पे जान चुके। अब आते हैं बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय में क्या होता है, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारा शरीर जो है बहुत सारे कोशिकाओं क्या होता है, मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है।
तो स्वाभाविक साथ हम वही टॉपिक को लिए जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग जैसे जानते हैं कीटो में यानी कि जो सांस लिया जाता है उसमें क्या होता है, श्वास नली या ट्रेकिया। जैसे हम लोग जानते हैं कीटो में यानी कि सांस लेना क्या होता है, श्वास नली या ट्रेकिया की सहायता से, जैसे आपको पता है आप ऑब्जेक्टिव में पढ़े होंगे। उसी पर मछलियों में क्या होता है, गिल्स की सहायता से हम लोग सांस लेते हैं। समझ में आ गया आपको, सारा क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव से। मनुष्य में किससे लेंगे, फेफड़ा से। समझ में आ गया आपको। तो क्वेश्चन आपका आता है बताइए बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण कौन कौन सा है, तो आपको क्या देना है, पहला कीट, मछली और मनुष्य। और यानी कि सब देगा तो श्वास नली या ट्रेकिया या गिल्स या फेफड़ा। समझ में आ गया आपको। क्या क्या क्वेश्चन आएगा क्या कि श्वास नली या ट्रेकिया से कौन सांस लेते हैं, तो आपको कौन देगा, कीट सब लिया जाएगा। मछलियों में तो सब आधा से अधिक बच्चा मछली के बारे में जानता है कि गिल्स के साथ है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे होगा, फेफड़ा में और श्वास नली और ट्रेकिया में। कि श्वास नली अलग है या ट्रेकिया अलग है, कि श्वास नली या ट्रेकिया मतलब या तो श्वास नली से सांस लेगा या तो ट्रेकिया से सांस लेगा, कौन लेगा वो, कीटों में। तो समझ में आ गया आपको। हम लोग जान चुके हैं श्वसन अंग दो प्रकार होते हैं, पौधा में होता है, दूसरा क्या होता है जंतु में। पौधे में क्या होता है, रंध्र होता है, दूसरा क्या होता है वात रंध्र। जंतु में दो प्रकार, एक कोशिकीय दूसरा क्या होगा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में क्या होगा, जो एक कोशिका से मिलकर बना होगा उसका सांस कैसे लेगा, कोशिका झिल्ली से विसरण के द्वारा। समझ में आ गया आपको। जिसमें उदाहरण क्या क्या, अमीबा, पैरामीशियम। बहुकोशिकीय में क्या क्या आएगा, कीट आएगा, फिर क्या आएगा मनुष्य आएगा, फिर क्या होगा मछली आएगा। तो कीट किसके सहायता से सांस लिया जाएगा, श्वास नली या ट्रेकिया। मनुष्य किससे साथ लेगा, फेफड़ा से। मछली किसके साथ लेगा, गिल्स से। चलिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे। ये लोग श्वसन अंग के बारे में यहाँ तक था, कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं श्वसन प्रक्रिया, मतलब जो श्वसन का प्रक्रिया है वो क्या है, किस प्रकार सांस लिया जाता है, देखते हैं आगे। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं श्वसन प्रक्रिया में पहला क्या होता है, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो यहाँ पे हम 6 कार्बन अणु इसलिए पूछ दिए हैं क्योंकि एग्जाम में बार पूछा जाता है यानी ग्लूकोज में कितने कार्बन अणु पाए जाते हैं, तो आपको 6 पूछे। हो सकता है ऑक्सीजन पूछेगा, तो ऑक्सीजन का अणु कितना है 6। हाइड्रोजन पूछेगा कितना है, समझ में आ गया आपको। और क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ग्लूकोज में कार्बन अणुओं की संख्या देगा, कार्बन का अणु कितना है 6 है। हाइड्रोजन पूछेगा कितना है, और ऑक्सीजन पूछेगा तो 6। समझ आ गया। ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछेगा क्या है C6H12O6। चलिए अब आते हैं हम लोग कोशिका द्रव के बारे में। तो कोशिका द्रव यानी कि समझेंगे, देखिए कोशिका द्रव क्या है कि यानी कि जो हमारे शरीर को घेरे रखती है। यानी कि होता क्या है कि हमारे शरीर जो है यानी कि जैसे मान लेते हैं हम लोग जल उल पी लेते हैं, ठीक ना, तो जल को स्टॉक कर रखेगा, जैसा कि हम लोग कल पढ़ रहे थे जय प्रक्रम में। तो कोशिका द्रव क्या करता है, उस सारे यानी कि सब चीज को खाना जो जहाँ पे हम लोग जाता है सारे चीज को क्या करता है फैलाने से पहले यानी कि उसको स्टॉक कर रखता है, ठीक ना। तो उसके बाद यहाँ देखते हैं आगे पाइरुवेट और ऊर्जा। पाइरुवेट क्या है, एक अम्लीय विखंडन होता है शरीर में, ठीक ना। तो पाइरुवेट और ऊर्जा यानी कि दोनों मिलकर क्या होता है 3 कार्बन अणु वाला है। पाइरुवेट और ऊर्जा क्या है 3 कार्बन अणु के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद क्या आएगा पाइरुवेट प्लस ऊर्जा। पाइरुवेट प्लस ऊर्जा से क्या बनेगा ग्लूकोज बना। ग्लूकोज का विखंडन किस में करेंगे, पाइरुवेट और ऊर्जा में। उसके बाद ये जो है यानी कि 2 भाग में बढ़ जाएगा। एक होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में रहेगा तब हम लोग क्या बनेगा, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो क्या होगा। समझ में आ गया आपको। जैसे कि आप लोग देखिएगा, आप लोग यानी कि जब सुई लिया आता है, जब ब्लड टेस्ट यानी यहाँ बहान दिया आता है ना कि ऑक्सीजन यहाँ जा नहीं पाए ना, उसके बाद क्या होता है खून लिया आता है ना। उसी प्रकार से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है पेशी कोशिका होता है। पेशी कोशिका मतलब क्या होगा, हमारा शरीर जो है यानी कि चलते रहता है, तो उसी क्या होता है पेशी कोशिका के कारण हम लोग शरीर क्या होता है चलते रहता है। और पेशी कोशिका के कारण नहीं चल पाता है, वो पैर में देखिए अगर मोच आ जाता है या कुछ आ जाता है ना, तो लैक्टिक अम्ल के कारण सुनते होंगे आप लोग मोच आ जाता है, तो वही पेशी कोशिका है, ठीक ना। तो चलिए आते हैं हम लोग ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होगा, पेशी कोशिका में जो उत्पाद बनेगा वो किसके किसके कारण बनेगा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। मतलब ज्यादा आप खट लिए या हो सकता है कुछ ज्यादा चोट लग गया हुआ तो वहाँ पे क्या होगा लैक्टिक अम्ल बढ़ेगा, और ऊर्जा होगा तो वहाँ पे क्या पेशी कोशिका काम करना बंद कर देगा, मतलब वहाँ पे दिक्कत आ जाएगा, आपको डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं आगे लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। तो हम लोग यहाँ पे 3 चीज जाने हैं कि ग्लूकोज में कितना कार्बन अणु होता है, तो हम लोग देख लीजिए C6H12O6 फॉर्मूला याद कीजिए तो सब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कोशिका द्रव के बारे में जाने कि 2 भाग में विखंडन होता है पाइरुवेट प्लस ऊर्जा के बारे में। उसके बाद 2 भाग में बढ़ जाता है। पहला क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है क्रिया उसके बारे में दिखाया गया। दूसरा क्या होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है पेशी कोशिका जो हम लोग घुटना से होता है, देखिए चलते चलते क्या होता है मोच का खिलाड़ी के घुटने में क्या होता है क्रैम्प आ जाता है कभी का, है ना। तो उसी प्रकार देखिए उत्पाद जो बनेगा किसके कारण बनेगा लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। अब क्वेश्चन आ गया कि ऊर्जा जो है वो किस प्रकार बनेगा, एटीपी। जैसे हम लोग जानते हैं एटीपी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ देता है, क्या होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, हम लोग समझते हैं 2 चीज से मिलकर बनता है। पहला क्या है एडीपी और पी मतलब होता है ऊर्जा जो आपका पावर है शक्ति है। तो चलिए आते हैं एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा
एडिनोसिन, ये डी है तो मतलब यहाँ क्या होगा ड्राई, क्या होगा आपका ड्राई, तो एडिनोसिन ड्राई फॉस्फेट, समझ में आ गया। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा एडिनोसिन ड्राई फॉस्फेट, समझ आ गया। एडिनोसिन और यानी कि आपका ड्राई फॉस्फेट और ऊर्जा जो दोनों मिलके क्या बनेगा एटीपी बनेगा। एटीपी जैसे बना उसके बाद लैक्टिक अम्ल बनेगा, लैक्टिक अम्ल ऊर्जा कारण खपत हुआ, उसके बाद हम लोग देखते हैं पेशी कोशिका में क्या होगा उत्पाद के कारण ऐसा होता है। अब देखिए आगे यहाँ पे देखा है कि एटीपी प्लस ऊर्जा दोनों मिलके क्या बनेगा एटीपी, उसके बाद देखिए पी का मतलब क्या होता है फॉस्फेट। अब आते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा उसको हम समझते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में देखिए क्या क्या होता है, पहला क्या होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में जो उत्पाद बनेगा क्या बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस क्या होगा ऊर्जा, जो हमारा शरीर है वो क्या क्या निकालेगा। तो कई बार देखिएगा आदमी क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड हर समय निकाल, हम लोग जो अभी है जो यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, फिर क्या क्या निकल रहा जल निकल रहा, फिर क्या निकल रहा ऊर्जा, जो हम बोल रहे थे क्या निकल रहा ऊर्जा निकल रहा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं कि श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रिया के बारे में। अब जो मेन टॉपिक है अब आगे है, तो मेन टॉपिक हम समझते हैं यहाँ पे कैसे होगा। देखिए तो मानव में श्वसन तंत्र क्या क्या है। मानव में श्वसन तंत्र हम जो नाक से सांस लेते जानते हैं, कई बार आदमी मुंह में नाक से सांस लिया जाता है यहाँ पे लगा देते हैं हम, है ना ऑक्सीजन ले रहा आदमी। हम लोग समझते हैं यहाँ पे पहला क्या आपका नासिका छिद्र है, क्या आपका पहला नासिका छिद्र। नासिका छिद्र जो है क्वेश्चन पूछता है आपको बताइए कि नासिका वेश में जो खुलती है उसको क्या बोलते हैं नासिका छिद्र। नासिका छिद्र जो है नासिका वेश में क्या होती है खुलती है, नासिका वेश में क्या आगे खुल जाएगा, है ना। कई बार देखिए नाक जाम हो जाता है, बार बार आदमी ऐसे करेगा, है ना, आपको आदमी तो अंदर घुसा लेता है ना, वही तो नासिका छिद्र मतलब नासिका वेश में आगे क्या करेगा खुलेगा। फिर वायु में शरीर में उससे क्या होगा, वायु में शरीर में क्या होगा प्रवेश, वायु से शरीर में क्या होगा वो प्रवेश। आपको आदमी आ करके पूरे ले लेगा शरीर में, तो आ कर लेने वो डायरेक्ट चल जाएगा। नाक क्या होता है बहुत सारा जो होता है उसको रोकता है, जो यानी कि आपका यानी गंदगी है, लेकिन मुंह से लीजिएगा तो डायरेक्ट खाना के साथ मिल जाएगा, वो पता चलेगा खतरनाक बीमारी है ना। फिर देखिए आगे तो हम लोग आप समझ गए दो चीज, क्या क्या समझे हम लोग। पहला चीज समझे कि बताइए वायु से हम लोग शरीर में प्रवेश करते हैं, कोई भी चीज को वायु से ही सांस लेते हैं, तो बताइए वो किससे लेते हैं नासिका छिद्र से। फिर हम लोग क्वेश्चन यानी कि हो सकता है कि नासिका वेश कहाँ खुलती है, या नासिका छिद्र से क्या होती है नासिका वेश में खुलती है, क्या होता है वो नासिका छिद्र। अब आते हैं हम लोग जो बोलते हैं, जैसे हम अभी बोल रहे हैं आप तो सुन रहे हैं, हो सकता है आप भी बोलिएगा। तो देखिए स्वर तंत्र या लिरिक्स, उसके क्या होता है स्वर तंत्र या लिरिक्स होता है। किसी किसी का देखिएगा बोलने का स्टाइल होता है बहुत मिठास होता है ना, अच्छा लगने लगता है, कोई बात इतना कड़वा बोलता है कि अजीब लगे सुनने में, है ना, आपको बाद में भयानक के बोल देता है। ठीक है स्वर तंत्र या लिरिक्स के बारे में जानते हैं। ग्रसनी के बाद एक छोटी सी रचना, स्वर तंत्र या लिरिक्स क्या, ग्रसनी के बाद क्या है छोटी सी रचना जो हम लोग बोलते हैं, है ना। उसी पर आगे देखिए ध्वनि उत्पन्न करता है, ये क्या करता है आपका ध्वनि उत्पन्न करता है। जब जब बोलिएगा आपका देखिए यहाँ से ऐसे जाते रहेगा, है ना, इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो हम लोग समझ गए ध्वनि कौन उत्पन्न करेगा स्वर तंत्र या लिरिक्स। ध्वनि कौन उत्पन्न करेगा स्वर तंत्र या लिरिक्स। अब क्वेश्चन यही पूछेगा बताइए कि बताइए ग्रसनी के बाद एक छोटी सी रचना होती है उसको क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ग्रसनी के बाद एक छोटी सी रचना होती है उसे क्या बोलते हैं स्वर तंत्र या लिरिक्स बोला जाता है। समझ में आ गया आपको। अब आते हैं आगे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्वास नली या ट्रेकिया। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि श्वास नली या ट्रेकिया। तो श्वास नली या ट्रेकिया पहला क्वेश्चन क्या होगा, लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। कि श्वास नली ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है, कितना होगा 11 सेंटीमीटर लंबी। क्वेश्चन बन गया आपका ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर संपूर्ण लंबाई उपास्थि के बल है, यानी कि जितना लंबाई होगा उसमें क्या उपास्थि का बल है, मतलब समझते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपका हड्डी उड्डी होता है कि अस्थि उस्थि होता है ना उपास्थि, जैसे आप राख को जला देते हैं, किसी को जलाइएगा तो राख बनेगा, है ना, वो अस्थि को आदमी इसमें रख लेता है, यानी उस टाइप से। यहाँ संपूर्ण लंबाई उपास्थि का बल वो जो यानी कि हमारे शरीर में श्वास लेने ट्रेकिया में जो लंबाई होगा वो यानी कि शरीर में जो लंबा करके होगा गोल टाइप होगा, हमारे शरीर में पैर में है, सारा शरीर में हमारा तब ज्वाइंट है जहाँ ठीक ना, मांसपेशिया टाइप का होता है। फिर आते आगे संपूर्ण लंबाई उपस्थिति में क्या होता है वलय, और वलय की दीवार को मजबूती प्रदान करते हैं। वलय की दीवार को क्या होगा मजबूती, जहाँ पे आएगा यहाँ पे क्या होगा मजबूती प्रदान करेगा। मान लो हम मजबूती प्रदान नहीं करेगा, कई आदमी मारते हैं हड्डी मतलब हड्डी मार दिया, है ना, ऐसा होता है। तो उसी प्रकार से तो वलय की दीवार क्या करते हैं मजबूती प्रदान करते हैं। कौन मजबूती प्रदान करते हैं, क्वेश्चन आएगा वलय की दीवार को कौन मजबूती प्रदान करते हैं, तो आपका क्या होगा श्वास नली या ट्रेकिया। फिर आते हैं आपके आगे जाके कि यानी कि पिचकने से बचाव करता है। पिचकने मतलब मान लीजिए कोई जा रहा है मारा मोटरसाइकिल धक्का धड़ाक, तो ये पिचकने से क्या होगा बचाव करेगा। कौन बचाव करेगा श्वास नली या ट्रेकिया। तो पिचकने से क्या करेगा आपका बचाव करेगा, श्वास नली या ट्रेकिया का पिचकने से
बचाव करेगा। तो चलिए आते हैं हम लोग, क्वेश्चन आप पूछेंगे तो वही बताइएगा। चलिए बोलिए, ध्वनि उत्पन्न कौन करेगा? स्वर तंत्र या लेरिक्स। और क्वेश्चन पूछेंगे 11 सेंटीमीटर लंबाई की, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर। तो नासिक यानी कि वायु का शरीर में प्रवेश किसके द्वारा होता है? नासिका क्षेत्र के द्वारा। फिर आगे चलिए, संपूर्ण यानी वलय की दीवार को मजबूती प्रदान कौन करता है? चलिए आगे। अब आते हैं श्वसनिया क्या होता है? ट्रेकिया विभाजित होकर 2 श्वसनियों में बढ़ जाती है। ट्रेकिया जो होता है 2 श्वसनियों में बढ़ जाता है, एक लेता है दूसरा क्या करता है? छोड़ता है ना। दोनों लेना स्टार्ट कर छोड़ेगा कहाँ से, है ना। उसी प्रकार से तो श्वसनिया क्या करता है? ट्रेकिया विभाजित होकर 2 श्वसनियों में क्या हो जाती है? विभाजित मतलब बांटती है। अब आते हैं श्वसनिया या ब्रोंक्यूल्स जो होता है वो क्या करता है? तो फेफड़े में प्रवेश कर श्वसनियों को बढ़ जाता है। अब देखिए, हमारे सांस जो ली वो फेफड़ा में चली जाए। अब फेफड़े शरीर के सभी भागों में क्या होगा? जाएगा। जैसे आप मान लेते हैं कोई बहुत थक गए, बहुत ज्यादा थक गए, आप पिला दिया आपको यानी कि शरबत, या मान लेते पेप्सी, अब एनर्जी आ गया, है ना। पेप्सी पीने से एनर्जी जो भी है फेफड़े में प्रवेश कर बढ़ जाती है। अब देखिए, सबसे बड़ा यानी क्वेश्चन आता है फेफड़ा से। देखिए 2 ही चीज से क्वेश्चन ज्यादा आएगा, आपका श्वास नली या ट्रेकिया से पहला आएगा, फिर आपका स्वर तंत्र या लेरिक्स, और फिर दूसरा क्या है? फेफड़ा से। ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। समझ में आ गया आपको? चलिए आते हैं आगे। अब देखेंगे हम लोग कि फेफड़ा में क्या क्या होता है। फेफड़ा में देखिए, वक्ष गुहा में स्थित स्पंजी संरचना होती है। क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में कि वक्ष गुहा में स्थित स्पंजी संरचना को क्या कहते हैं? फेफड़ा कहते हैं। वक्ष गुहा में स्थित स्पंजी संरचना क्या कहते हैं? क्या है? स्पंजी संरचना मतलब सोखता है। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन जो हम लोग हवा से यानी जो भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो भी चीज़ हम ले रहे हैं उसको क्या करता है? वो सोखता है, ठीक है। तो वक्ष गुहा में स्थित क्या होता है? स्पंजी संरचना। उसमें फिर क्या होता है? असंख्य वायु कोषों से बनी होती है। असंख्य मतलब क्या होता है? आप कितना भी सांस ले सकते हैं, आपका मन है ना। तो क्या सांस टानिए, लिया, छोड़िए, छोड़ा, नाटा सहित निकल जाए। आपका फेफड़ा और एक चीज क्या होता है? वायु कोषों में गैसों का जो आदान प्रदान होगा। फेफड़ा हमारे शरीर में जो फेफड़ा है 2 ही गैस लेते हैं, पता है ना। ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या छोड़ेगा। अब बोले आपको CFC घुसाएंगे, हाँ, तो बोले आप CNG ले लेंगे, इससे बढ़िया, है ना। उसी पर फेफड़ा क्या करेगा? वायु कोषों में गैसों को O2 और CO2 का आदान प्रदान करती है। वायु कोषों में गैसों का क्या करती है? CO2 का, O2 और CO2 का क्या करेगा? आदान प्रदान करेगा। चलिए हम जिससे पूछेंगे वही बोलिएगा। चलिए बोलिए आप, स्वर तंत्र या लेरिक्स जो है क्या काम है उसका? उसका छोटी क्या था? ग्रास करने के बाद रचना को क्या होता है? चलिए आप ध्वनि उत्पन्न करता है। हाँ, यानी स्वर तंत्र या लेरिक्स क्या करता है? ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। श्वास नली ट्रेकिया लंबाई कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर होती है। चलिए आप देखिए, आप समझिए। क्वेश्चन आता है कि ईस्ट में क्या पाया जाता है? किण्वन। या किण्वन किस में पाया जाता है? ईस्ट में। समझ में आ गया आपको? अब आते हैं आगे। इसी को यानी कि क्या क्या बनता है उत्पाद के रूप में, जब ईस्ट यानी कि किण्वन को उत्पाद करेंगे, मतलब यानी कि उत्पाद मतलब समझते हैं ना। उत्पाद मतलब होता है फसल जैसे उपज रहा, उत्पाद उपभोक्ता हम लोग खाएंगे जाकर। जैसे हो गया फल, आम तोड़ लेंगे, गिट्टी जाकर ले लेंगे, गिट्टी घुस गया अंदर फल के अंदर, तो गिट्टी हटाया जाएगा अच्छा से, चीर फाड़ ऑपरेशन, ठीक है ना। देखिए आप, ईस्ट में किण्वन किसमें पाया जाता है? ईस्ट में। ऐसे क्या बनता है? इथेनॉल, और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। क्वेश्चन आपका आएगा ईस्ट जो है यानी कि किण्वन जो आपका है ईस्ट में पाया जाता है, तो उससे उत्पाद क्या क्या बनता है? तो आपका क्या बनेगा? इथेनॉल, फिर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ऊर्जा बनेगा। चलिए आप जिससे पूछेंगे बोलिए। तो चलिए बोलिए आप, श्वास नली और ट्रेकिया जो किसमें पाया जाता है? श्वास नली और ट्रेकिया ये ग्रासहॉपर या कीट सब में। हाँ, कीटों में क्या पाया जाएगा? श्वास नली या ट्रेकिया पाया जाएगा, ठीक है। अब फेफड़ा किसमें पाया जाएगा? मनुष्य में पाया जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग जानते हैं आप आगे जाके ग्लूकोज में, बोलिए आप, ग्लूकोज में जो है कार्बन की संख्या कितनी होती है? 6। बोलिए तो आप, ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है? 6 होता है। इसको लगेगा वो वाला चश्मा क्या होता है? काला वाला। आप देखिए क्वेश्चन पूछेगा, बताइए पेड़ पौधा भी सांस लेता है, पता है आपको, है ना। एक होता है रंध्र, एक क्या होता है आपका? वात रंध्र कहाँ पे पाया जाता है? पत्तियों। आप देखिए एक चीज और बताया था आपको कि पत्तियों का जो रंग होता है, आपको पता है
हरित लवक यानी क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, तो यानी हम लोग यानी कि जो लवक होता है वो 3 प्रकार होता है, पता है ना आपको। एक होता है वर्णी लवक, एक होता है अवर्णी लवक और तीसरा क्या होता है हरित लवक, समझ ना। वर्णी लवक क्या है कि पुराने यानी कि जो होता है रंगीन यानी कि जो पौधा होता है, रंगहीन मतलब हो गया कि कोई रंग उसमें नहीं पाया जाएगा, तो उसमें क्या बोलेंगे हम लोग वर्णी लवक बोलेंगे। और जिसमें यानी कि रंगहीन मतलब हो गया कि रंगीन पाया जाएगा, मतलब रंगहीन नहीं रंगीन पाया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे अवर्णी लवक बोलेंगे। और हरित लवक में क्या पाया जाएगा कि इसमें यानी कि आपका हरा, जिससे पत्ती का रंग क्या होती है हरा होती है। और यानी कि जो क्लोरोफिल होता है उसी के कारण क्या होता है प्रकाश संश्लेषण होता है, इसके कारण पौधे क्या करते हैं फल ही आपका खाना बनाते हैं। तो चलिए आप बोलिए तो अमीबा कौन सा जीव है, एक उसमें एक कोशिका पाया जाता है, बोलिए पैरामीशियम। आप बोलिए तो मनुष्य कौन सा जीव है, बहुकोशिकीय जीव है, सही बात है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। चलिए बोले तो आप पिचकने से कौन बचाता है, नहीं जानते हैं, पिचकने से कौन बचाता है बताइए। श्वास नलिका या ट्रेकिया जो है किसको पिचकने से बचाता है, वलय दीवार को भी मजबूती करता है। तो चलिए आज यहीं तक रहते हैं, अगला आपका उत्सर्जन की क्या है ना, तो वो अगले